हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन में सिंघू एवं पलामू जिले की भूमिका का परीक्षण करें। पलामू में नमक सत्याग्रह का व्यापक असर दिखा। सत्याग्रह का नेतृत्व चंद्रिका प्रसाद और गनोरथ सिंह ने किया। चंद्रिका प्रसाद ने राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा कि 200 स्वयंसेवकों के साथ वे नमक कानून तोड़ने जा रहे हैं। पत्र के जवाब में श्री प्रसाद ने लिखा कि यह संख्या कम है, यदि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो आंदोलन की गति रुक जाएगी। फलतः चंद्रिका प्रसाद ने 500 स्वयंसेवकों के साथ 1 मई 1930 को डाल्टनगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में मिट्टी से नमक बनाने की कोशिश की, परंतु खराब नमूने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी समय पाटन थाना क्षेत्र का कुंभवा में मनोरथ सिंह ने मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। पलामू में कोई समुद्र तट नहीं था, अतः डाल्टनगंज के एक वकील शत्रुघ्न प्रसाद ने कलकत्ता में बने नमक को कचहरी परिसर में वकीलों के बीच बांटकर नमक कानून तोड़ा। इसी समय डाल्टनगंज के वकीलों एवं मुख्तारों ने विदेशी सिगरेटों और कपड़ों का बहिष्कार किया। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी से पलामू उबल पड़ा। इसके विरोध में गढ़वा, डाल्टनगंज, चैनपुर और लातेहार में हड़ताल हुई। हड़ताल का व्यापक असर पड़ा और जनजीवन शून्य सा हो गया। अब तक गांधी जी पलामू के जनमानस में रच बस चुके थे। 11 जनवरी 1927 को वे पहली बार यहाँ आए थे। डाल्टनगंज के शिवाजी मैदान में जनसलाह को संबोधित किया था। उन्हें सुनने के लिए गांवों से लगातार 3 दिन तक पैदल चलकर लोग आए थे। ऐसे में गांधी जी की गिरफ्तारी को लेकर उबाल आना स्वाभाविक था। जिला स्कूल में सभा की गई और छात्रों को आंदोलन में शामिल होने के लिए आह्वान किया गया। प्रमोद नाथ बनर्जी, द्वारिका प्रसाद और नरेश बहादुर के आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र आंदोलन में कूद पड़े और जगह जगह हड़ताल शुरू हो गई। चरखा एवं विदेशी कपड़ों के बहिष्कार आंदोलन भी काफी सफल रहा। इसे सफल बनाने में यहाँ के वकील और छात्र पूरी तन्मयता से जुट गए थे। डाल्टनगंज के वकालत खाने में चरखे चलने लगे। वकीलों ने ब्रिटिश लॉकआउट के बहिष्कार का भी निर्णय लिया था, परंतु शिशिर कुमार घोष के कहने पर इसे अमल में नहीं लाया जा सका। खादी के प्रयोग और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में गढ़वा भी पीछे नहीं था। वहीं 17-18 मई 1930 को कुछ स्कूली छात्रों, जिनका नेतृत्व गुलाब मिस्त्री, बिहारी लाल, सीताराम ठठेरा और जगन्नाथ साहू कर रहे थे, ने शहर के दुकानदारों से अपील की कि वे विदेशी कपड़े न बेचें एवं उसे आग के हवाले कर दें तथा खादी के प्रयोग को बढ़ावा दें। यही वह डाल्टनगंज में चंद्रिका प्रसाद, देवकी प्रसाद, नागेश्वर प्रसाद सिंह, ज्योति चंद्र सरकार और था, परंतु समय अभाव के कारण वे नहीं आ सके। इस घटना से सीख लेकर तुलसी तिवारी ने कि चंद्रिका प्रसाद ने राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित भी किया। वकीलों ने 26 चरखा खरीदे ताकि वे सूत काट सकें। स्थानीय व्यापारी गुलाब चंद्र केसरवानी के नेतृत्व में यहाँ के व्यापारियों ने राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में गढ़वा में हड़ताल हुआ, अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। 1/3 छात्र स्कूल नहीं गए। अब पुलिस और सक्रिय हो उठी। सार्वजनिक जनसभा करने एवं तिरंगा फहराने पर रोक लगा दिया था। फिर भी गणेश प्रसाद वर्मा, चंद्रिका प्रसाद जैसे उत्साही कांग्रेसियों ने सैकड़ों छात्रों के साथ कोयल नदी के बालू पर तिरंगा फहराया। इस दृश्य को कोयल नदी के दोनों तटों पर खड़े आतंकित लोगों ने कौतूहलपूर्ण दृष्टि से देखा। पुलिस ने 10 जून 1930 को विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना और बहिष्कार को लेकर होने वाली स्थानीय कांग्रेस कमेटी की बैठक नहीं होने दिया। 150 स्वयंसेवकों के साथ विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देंगे। स्वराज का झंडा और हरिजनों को नमक सत्याग्रह का स्वयंसेवक बनाने के कारण चंद्रिका प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 माह की सजा हुई। साथ में 220 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इससे पूर्व गढ़वा हाई स्कूल के छात्रों ने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। इस बीच ठाकुर भोलानाथ सिन्हा के प्रभाव से डाल्टनगंज के कांग्रेस दफ्तर को बंद करवा दिया गया और मुठिया के रूप में एकत्र अनाज को जब्त कर लिया गया। प्रशासन यही नहीं रुका, उसने कांग्रेस कार्यालय को बंद कर दिया। चंद्रिका प्रसाद के अधूरे कार्य को तुलसी तिवारी ने पूरा किया। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय को अपने नियंत्रण में लिया और यहाँ स्वराज का झंडा फहराया। तिवारी जी ने लेस्लीगंज में सभा की, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार पर भाषण दिया और लोगों से मुठिया एकत्र की। 1930 ईस्वी के बाद गढ़वा क्षेत्र में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के खिलाफ दुकानों पर पिकेटिंग ने जोर पकड़ लिया था। इसमें जालिम, सिंधो आदि गांवों के टाना भगत भी सक्रिय थे। इस क्रम में पुलिस प्रशासन ने सत्याग्रहियों को बेइज्जत
एवं हतोत्साहित करने का नया तरीका निकाला। उसके द्वारा अनपढ़ एवं झगड़ालू किस्म के दोनों को शराब पिलाकर सत्याग्रहियों के जुलूस में शामिल करा दिया जाता। ऐसे डॉम वहां हंगामा करते थे और सत्याग्रहियों के साथ मारपीट करते थे। पुलिस के इस कृत्य की खूब निंदा की जाती थी। 1931 ईस्वी में रंका के जंगलों में शिकार खेलने बिहार के तत्कालीन उप गवर्नर छोटे लॉट साहब आए। प्रखर युवा आदिवासी नेता जानकी सिंह के नेतृत्व में उप गवर्नर के आगमन का विरोध किया गया और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। पुलिस ने विरोधियों पर निर्दयता से लाठी बरसाई। बुरी तरह से घायल जानकी सिंह को उनके कई साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में जन भागीदारी को देखकर वायसराय के कान खड़े हो गए थे। उसने गांधी जी से समझौता किया, जिसे गांधी-इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। समझौते के तहत प्रमुख राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। थोड़े समय के लिए आंदोलन की धार कुंद हो गई, परंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद एक बार फिर आंदोलन पुनर्जीवित हो उठा। अब सरकार और भी अधिक चौकन्नी थी। इस बीच करबंदी आंदोलन और पकड़ने लगा था और प्रशासन को निर्देश मिला था कि चौकीदारी, टैक्स और लगान नहीं देने वाले पर नजर रखी जाए एवं जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस निर्देश का परवाह किए बिना कांग्रेसी कार्यकर्ता भुवनेश्वरी चौबे ने लगान बंदी एवं चौकीदारी कर न देने के अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने विश्रामपुर में लोगों को संबोधित किया और चौकीदारी सहित किसी प्रकार का कर न देने का आह्वान किया। यह मेरा इसलिए परम सौभाग्य है कि मुझे इस महान स्वतंत्रता सेनानी के दर्शन एवं बात करने का मौका मिला। रेहला में उनके पुत्र मेरे पड़ोसी थे और वे अक्सर वहां आया जाया करते थे। उनका गांव भी मेरे घर से मात्र 3 किलोमीटर दूर कैतात में था। बातचीत के क्रम में वे मुझे रोजाना मचाल लिखने के लिए प्रेरित किया करते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि बाबा, आपने 1957 ईस्वी के बाद चुनाव क्यों नहीं लड़ा? तो उन्होंने कहा था कि राजनीति उन जैसे लोगों के लिए नहीं रह गई थी। वे 1952 ईस्वी में विश्रामपुर से तथा 1957 ईस्वी में लेस्लीगंज विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उनकी ईमानदार छवि आज भी उदाहरण के तौर पर पेश किए जाता है। हरिहर प्रसाद के नेतृत्व में 4 जनवरी 1932 को हमीदगंज मैदान में एक सभा हुई। जैसे ही ज्योतिष चंद्र सरकार भाषण के लिए उठे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। विरोध करने पर सभा को अवैध घोषित कर दिया गया और कांग्रेस कार्यालय को सील कर दिया गया एवं वहां रखी चल संपत्ति को जब्त कर लिया गया। पलामू में आंदोलन की जान युवा थे, अतः इन्हें संगठित करने की जरूरत थी। फलतः ज्योतिष चंद्र सरकार ने यूथ लीग की घटना की घोषणा की। तुरंत ही 20 लोग इस लीग के सदस्य बन गए। इनमें भान पांडे, विश्वनाथ चटर्जी, मुरारी पाठक, नवल किशोर पाठक आदि थे। पलामू के उपायुक्त आदेश पर ज्योतिष चंद्र सरकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता और आंदोलन को जारी रखने की घोषणा के बाद महात्मा गांधी जैसे बड़े राष्ट्रीय नेता की गिरफ्तारी का व्यापक प्रभाव पलामू के जनमानस पर पड़ा। जगह जगह हड़ताल शुरू हो गई और गिरफ्तारियां बढ़ गई। फलतः पलामू के उपायुक्त ने इस क्षेत्र के अपने समर्थक जमींदारों, राजाओं और प्रभावशाली व्यक्तियों को बुलाकर निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र के आंदोलन को रोकने की कोशिश करें और जिला प्रशासन को इसकी सूचना दें। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार किसान नेता अदुनाथ सहाय की सभा के प्रभाव के कारण रंका, भंडरिया, उटारी और चिनिया सभी स्थान गढ़वा जिले में है, अब आंदोलन के प्रमुख केंद्र बन चुके थे। फलतः वहां के कांग्रेस कार्यालय सील कर दिए गए थे और नेताओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। शिवचरण खरवार को पटना जेल कैंप भेजा गया। वहां से 5 मई 1932 को रिहा होने के बाद वे अपने क्षेत्र में आकर एक बार फिर आंदोलन में सक्रिय हो गए। पुलिस दमन के बाद भी आंदोलन की धार कम नहीं हुई। 11 जून 1932 को हुई नौका नावा भंडारिया की सभा में 3000 से अधिक लोग जमा थे और वक्ता ब्रिटिश शासन और उसके सहयोगी रंका चैनपुर राजा के खिलाफ आग उगल रहे थे एवं कर नहीं देने का आह्वान कर रहे थे। रात भर चली इस सभा में कई प्रस्ताव पारित किए गए। पुलिस ने यहां से 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ऐसी ही एक सभा जानकी खरवार ने इसका नेतृत्व में 25 जून 1932 को गढ़वा से कसट्टी चिनिया में हुई। इस सभा का उद्देश्य महात्मा गांधी के निर्देश का पालन बताया गया और हर कीमत पर
ब्रिटिश सरकार के विरोध का निर्णय लिया गया। सभी के बाद शिवचरण खरवार के नेतृत्व में भीड़ कांग्रेस कार्यालय पहुंची एवं वहां झंडा फहराया गया तथा थाना स्थापित करते हुए पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किए गए। महुआ टांड के भानु सिंह एवं नौका के शिवचरण सिंह दरोगा बनाए गए। यहाँ आंदोलनकारियों समानांतर प्रशासन स्थापित कर ली थी और इससे प्रेरित होकर जगह जगह ब्रिटिश सरकार विरोधी सभाएं होने लगी थी। यह घटना पलामू के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के लिए असहाय थी। फलतः उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी डाल्टनगंज से सशस्त्र बल के साथ परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए भंडारिया आ धमके रंका भंडारिया चिनिया नगर उंटारी भवनाथपुर में ब्रिटिश विरोधी सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। पुलिस ने एक स्थानीय नेता बंगन भुइयां को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी का बड़ा असर हुआ और क्षेत्र के लोगों ने परंपरागत हथियारों से लैस होकर पुलिस दल पर हमला कर दिया। 2 सिपाही, मुंशी, जमींदार और चौकीदार जख्मी हो गए। नगर उंटारी राज्य के भैया साहब राजा की उपाधि ने मौके पर पहुंचकर सिपाहियों को सहायता दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी ने बड़ी फौज के साथ इस क्षेत्र का दौरा किया। तब तक मुख्य नेता स्थान छोड़ चुके थे, कुछ जंगल में छिप गए थे और कुछ सुरगुजा की सीमा में चले गए थे। विद्रोहियों की धरपकड़ के लिए दमनकारी अभियान चलाया गया, घरों की तलाशी ली गई और सामानों को फेंका दिया गया। लोगों को विद्रोहियों की जानकारी न देने के कारण प्रताड़ित किया गया। 67 लोग गिरफ्तार किए गए, परंतु अब भी बंधन खरवार जैसे प्रमुख नेता पुलिस की पकड़ से बाहर थे। पुलिस गुस्से में थी। इसी बीच नगर उंटारी के दरोगा पुलिस सब इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया कि वह अविलंब जीवनंदन दुबे एवं चंद्र दुबे दोनों सोगम्मा गांव तथा जियोबेत जुलाहा कुंभा गांव को गिरफ्तार कर इनसे फरार विद्रोही नेताओं की जानकारी प्राप्त करें। पुलिस को यह भी सूचना मिली थी कि उन्होंने विद्रोहियों को छुपने में मदद की। यह भी आदेश जारी किया गया था कि पुलिस नावा भंडारिया के शिवचरण खरवार एवं महुआ टांड के नौधो सिंह को जल्द गिरफ्तार करे। 8 मई 1933 को महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। उन्होंने अस्थायी तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इससे आंदोलन का धार कुंद हो गया और 1934 ईस्वी में पुनः शुरू हुए। इस आंदोलन का प्रभाव कम हो गया था। पुलिस ने क्षेत्र में शांति स्थापित कर ली थी। सिंघू में नमक सत्याग्रह की सफलता और उसे व्यापक जनसमर्थन मिलने की पृष्ठभूमि का मूल कारण कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम और उसके राष्ट्रीय नेताओं का समय समय पर दौरा था। गांधी जिसमें 1925 ईस्वी में यहाँ आए। 7 अगस्त को उन्होंने जमशेदपुर में 22,000 की भीड़ को संबोधित किया तथा लोगों को चरखा खादी के महत्व के बारे में बताया। उनके प्रयास से टाटा कंपनी के मजदूर संघ को पहचान मिली। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, C.F. एंड्रेज, B.B. गिरी, रामनारायण सिंह, K.B. सहाय आदि ने न केवल मजदूरों की समस्या का समाधान किया बल्कि उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में सफल भी रहे। अपनी यात्रा के क्रम में गांधी जी चाईबासा और चक्रधरपुर भी गए और वहां हो एवं मुंडा आदिवासियों की सभा को उन्होंने संबोधित किया। उन्हें भी चरखा और खादी के महत्व के बारे में बताया गया हो और मुंडा समुदाय जिनके आंदोलन असफल हो चुके थे और उन्हें कई प्रकार के अनैच्छिक कर सरकार को देने पड़ते थे, ने गांधी जी के रूप में अपने उस मसीहा का दर्शन किया जो उन्हें ब्रिटिश दासता से मुक्ति प्रदान करा सकता था। लिहाजा वे कांग्रेसी भी बने और उसके आंदोलन के सिपाही भी तथा उनकी सक्रियता से सविनय अवज्ञा आंदोलन को काफ़ी बल मिला। दूसरी और अस्थायी स्तर पर भी कई कारक अपनी भूमिका निभा रहे थे। इसमें तरुण शक्ति नामक पत्र था जिसके संपादक आनंदा कमल चक्रवर्ती थे। यह पत्र ब्रिटिश सरकार के विरोध वाली खबरों से परिपूर्ण होता था और एक कारण है कि चक्रवर्ती को 6 माह की सजा दी गई। इसके अलावा नन्नी गोपाल मुखर्जी जे एक क्रांतिकारी थे के भाषण ने भी लोगों के समक्ष ब्रिटिश सरकार का चरित्र सामने रखा। सिंघू के उपायुक्त ने छोटा नागपुर के आयुक्त को लिखा, नन्नी गोपाल मुखर्जी इस प्रोविंस का संभवतः सबसे खतरनाक व्यक्ति है, ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। नमक सत्याग्रह की सूचना जैसे जमशेदपुर पहुंची 400 की संख्या में सिख कांग्रेस से जुड़ गए और स्वयं सेवक अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम को
प्रचारित करने लगे। जमशेदपुर के पेशेवर लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। हालांकि खारी मिट्टी के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण नमक बनाने और कानून को तोड़ने के व्यापक कार्यक्रम सिंघू में नहीं बन पाया, परंतु करबंदी, नशाबंदी एवं चरखा खादी आंदोलन काफी सफल रहा। जमशेदपुर में नशाबंदी एवं चरखा खादी आंदोलन के सफल बनाने में टाटा कंपनी के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर था और यहाँ शराब का प्रचलन अधिक था। शराब की बिक्री को पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त था। इसके बावजूद प्रशासन के उत्पीड़न और दमन का दंश झेलते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता की अपील और स्थानीय आदिवासियों के सहयोग से नशाबंदी को यहाँ सफल बनाया जा सका। सिंघू के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वन कानून तोड़कर अनोखा सत्याग्रह किया, जिसे जंगल सत्याग्रह कहा जाता है। हरिहर महतो के नेतृत्व में 10 स्वयंसेवकों के एक जत्थे ने 6 अगस्त 1930 को चक्रधरपुर से 7 मील दूर लेपुंग वेरा के जंगल में सैकड़ों वृक्षों को काट डालें और इमारती लकड़ियों वाले वृक्षों को जला डालें। इस सत्याग्रह के समर्थन में हजारों आदिवासी खड़े हो गए। इस मामले को बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव ने गंभीरता से लिया और उपायुक्त से रिपोर्ट तलब किया। घटना प्रशासन के लिए खतरे की घंटी थी। उसने दमनकारी नीति अपनाई तथा हरिहर महतो एवं हरि बाबा को कैद कर लिया गया। हरि बाबा असहयोग आंदोलन का स्वयंसेवक रह चुके थे और क्षेत्र में वह अपने आचरण एवं कथित दैवीय गुणों के कारण काफी लोकप्रिय थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन लोकप्रिय होता जा रहा था, उससे जन जुड़ाव बढ़ रहा था। 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर तिरंगा फहराया गया और वंदे मातरम गाया गया। एक सभा भी आयोजित की गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस सभा पर निगरानी के लिए प्रशासनिक तंत्र दल बल के साथ उपस्थित था। लोगों ने नारा लगाया, यूनियन जैक उतार फेंको, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंको। इस नारे ने प्रशासन को सक्रिय कर दिया। सभा को अनुमंडलाधिकारी ने अवैध घोषित कर दिया। सामान जब्त कर लिए गए और लोगों पर लाठियां बरसाई गई। नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जेल जाने वालों में जितेंद्र कुमार नंदी, तारा प्रसन्न सिन्हा, सरोज कुमार तरफदार आदि प्रमुख थे। इस घटना के विरोध में अगले दिन हड़ताल बुलाई गई और 19 नवंबर को सभा की गई और प्रशासनिक कीर्ति की भर्त्सना की गई। इससे पुलिस और भी बर्बर हो उठी। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देने की घटना ने आंदोलन को और भी तेज कर दिया। फांसी के विरोध में जमशेदपुर में सभा हो गई, जिसकी अध्यक्षता प्रभाष चंद्र मिश्रा ने की। वक्ताओं ने घटना की निंदा की और ब्रिटिश सरकार की रावण, दुर्योधन एवं जार से तुलना की और कहा, भारतीय भाइयों, मातृभूमि की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।